हेलो ज्योग्राफर, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है कक्षा 12 ज्योग्राफी भारत लोग और अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक का अध्याय संख्या 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। आज अपन 8-10 दिन बाद मिले हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो पूरा सिलेबस भी नहीं करवाया, बीच में कहाँ चले गए। तो कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से मैं बीच में क्लास नहीं ले पाया। आज से अपनी कंटिन्यू क्लास रहेगी। तो देखो, अध्याय 9 में अपन चर्चा कर रहे थे। अध्याय 9 भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नियोजन के बारे में और सतत पोषणीय विकास के बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो अपन ने लास्ट में छोड़ा था सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। देखो, सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो पिछली क्लास थी उसमें छोड़ा था। सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में अपन ने गहनता से अध्ययन किया था। आज का अपना जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो रहेगा भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। कौन से क्षेत्र में? भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो भरमौर क्षेत्र है वो काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, जनजातीय क्षेत्र था, काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तो उसमें क्या क्या क्रियान्वयन हुआ जिसकी वजह से वो धीरे धीरे विकसित होने लग गया, तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लगाइए, भरमौर क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता। सबसे पहले भरमौर क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता देख लेते हैं। कौन से अक्षांशीय दृष्टि से, वो कौन सी देशांतीय दृष्टियों के मध्य से वो स्थित है। तो कौन कौन से अक्षांश और देशांतरों के मध्य ये भौगोलिक दृष्टि स्थित है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, भरमौर क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं, जिसमें नंबर 1, यह क्षेत्र 32 डिग्री 11 मिनट। देखो, 32 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? 32 डिग्री 11 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है। देखो, ये मिनट का चिन्ह है अपना ना, ये तो डिग्री है और ये 11 के ऊपर ये डंडा है, ये मिनट का चिन्ह है ना, तो मिनट बोलना, आप इसको ध्यान रखना ना। 32 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री 41 मिनट, 32 डिग्री 41 मिनट, 32 डिग्री 41 मिनट कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। तो आपसे पूछा जा सकता है जो भरमौर क्षेत्र है वो अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ पर स्थित है। तो अक्षांशीय दृष्टि से 32 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री 41 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो अक्षांशीय दृष्टि से तो क्या हो गया, 32 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री 41 मिनट उत्तरी अक्षांश। तथा देशांतरीय दृष्टि से, देखो देशांतरीय दृष्टि से 76 डिग्री 22 मिनट, 76 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर, 76 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 53 मिनट, 76 डिग्री 53 मिनट पूर्वी देशांतर। तो देखो, देशांतर अक्षांश की दृष्टि से तो 32 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री 41 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। लेकिन जो देशांतरीय दृष्टि है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो भरमौर क्षेत्र जनजातीय विकास कार्यक्रम है या भरमौर क्षेत्र है वो कौन से देशांतरों के मध्य स्थित है। तो अपन बोलेंगे 76 डिग्री 22 मिनट, 76 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 53 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो अपने को ये ध्यान रखना है इसकी लोकेशन। देखो, यह क्षेत्र जो भरमौर क्षेत्र है वो 1818 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भरमौर क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो 1818 जो वर्ग किलोमीटर है उसमें ये फैला हुआ है ना। देखो, इसके उत्तर में जो भरमौर क्षेत्र है, इसके उत्तर में पीर पंजाल दर्रा, इसके उत्तर में कौन सा दर्रा है? पीर पंजाल दर्रा। तो आपसे पूछा जा सकता है भरमौर क्षेत्र के उत्तर में कौन सा दर्रा है, तो अपने को आंसर देना है पीर पंजाल दर्रा। देखो, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल। व दक्षिण में कौन सा दर्रा है? धौलाधर पर्वत श्रेणियां। दक्षिण में क्या है? धौलाधर पर्वत श्रेणियां हैं, है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो भरमौर क्षेत्र है उसके उत्तर में पीर पंजाल दर्रा व दक्षिण में धौलाधर पर्वत श्रेणियां स्थित है ना। इसके अलावा देखो, प्रमुख नदी जो भरमौर क्षेत्र है वहां की जो प्रमुख नदी है वो रावी नदी है ना। रावी है, कौन सी नदी है? रावी। आपसे पूछा जा सकता है जो भरमौर क्षेत्र है उसकी जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, तो अपना आंसर होगा रावी। कौन सी नदी? रावी होगी। इसके अलावा देखो, नंबर 5 पर प्रमुख जनजाति। देखो, यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? गद्दी। तो अपने को यह भी ध्यान रखना है कि भरमौर क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वहाँ पर मुख्यतः कौन सी जनजाति निवास करती है? गद्दी जनजाति निवास करती है, जो ऋतु प्रवास करती है। जो कौन सा प्रवास करती है? ऋतु प्रवास करती है, अर्थात ऋतुओं के अनुसार वो अपना विचरण करती है, उसको बोला जाता है ऋतु प्रवास, है ना। प्रमुख भाषा, देखो भरमौर क्षेत्र की जो प्रमुख भाषा है वो गदियाली भाषा है।
कौन सी भाषा है, गद्दियाली भाषा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भरमौर क्षेत्र में देखो गद्दी जनजाति निवास करती है, और गद्दी से ही अपने कौन सी भाषा याद रखेंगे, गद्दियाली भाषा। कौन सी भाषा, गद्दियाली भाषा, है ना। जनवरी माह में देखो, जनवरी माह में जो भरमौर क्षेत्र है, जनवरी माह में, कौन से माह में, जनवरी माह में इसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। और जुलाई माह में इसका तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो अपने को भौगोलिक दृष्टि से ये पता रखना है ना। इसी के अंतर्गत अपन आगे चलेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन नेक्स्ट बिंदु संख्या 8 की ओर चलते हैं। तो बिंदु संख्या 8 लिखिए, बिंदु संख्या 8। नेक्स्ट अपन चल रहे हैं बिंदु संख्या 8 की ओर। तो आप हेडिंग लगाइए, बिंदु संख्या 8। बिंदु संख्या 8, 7 तक अपन ने देख लिया था भरमौर क्षेत्र के बारे में। बिंदु संख्या 8 में देखो क्या है, भरमौर जनजाति क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, भरमौर जनजाति क्षेत्र है वो कौन से प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की दो तहसीलें हैं, भरमौर और होली। देखो जो भरमौर क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की एक तहसील है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की तहसील है भरमौर, और दूसरी कौन सी है, होली शामिल है। देखो भरमौर 21 नवंबर 1975 को, तो आपसे पूछा जा सकता है भरमौर को अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र कब घोषित किया था, तो 21 नवंबर 1975 को। तो भरमौर 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है ना। इसके अलावा देखो भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु कठोर है। कैसी जलवायु है, यहाँ की जो जलवायु है ये कठोर है, और आधारभूत संसाधन कम है, और यहाँ पर आधारभूत संसाधन भी क्या है, कम है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, भरमौर जनजातीय क्षेत्र के बारे में, उनकी विशेषताएं। तो देखो यहाँ की जलवायु कैसी है, कठोर है, और आधारभूत जो संसाधन हैं वो भी बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। इस वजह से ये पिछड़ा जनजातीय क्षेत्र रह गया है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 है उसकी जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 39,113 है। जो भरमौर क्षेत्र है वहाँ की जो जनसंख्या कितनी है, 39,113 है ना। अर्थात 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो यहाँ का जनसंख्या जो घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, 21। और जो टोटल यहाँ की जो भरमौर क्षेत्र की जो जनसंख्या है वो है 39,113। कितनी है, 39,113। तो प्रति वर्ग किलोमीटर कितना आ गया, 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, है ना। भरमौर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से, देखो सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। देखो जो भरमौर क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश के, देखो भरमौर क्षेत्र है जो हिमाचल प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में से एक क्षेत्र है। कौन सा, भरमौर। तो ये कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। भरमौर कौन से राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में, है ना। हिमाचल प्रदेश की जो 2 तहसीलें हैं कौन कौन सी हो गई, चंबा जिले की जो 2 तहसीलें हैं जिसमें भरमौर और होली शामिल है, हिमाचल प्रदेश में जो चंबा जिला है वहाँ की ये 2 प्रमुख तहसीलें हैं जो काफ़ी पिछड़ी हुई हैं, जिसमें से भरमौर भी एक तहसील है ना। व्यवसायिक, कृषि और इससे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, जैसे भेड़ पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन आदि क्रियाएं यहाँ पर सम्मिलित की जाती है, दोबारा देखिए, देखो भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें शामिल हैं। कौन कौन सी, एक तो पहली भरमौर हो गई, दूसरी होली शामिल है। अब भरमौर को अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र कब घोषित किया था, तो अपना आंसर होगा 21 नवंबर 1975 को। भरमौर की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जलवायु कठोर है, और यहाँ पर आधारभूत संसाधन उचित मात्रा में उपलब्ध है या कम है, तो यहाँ पर आधारभूत जो संसाधन है वहाँ की आधारभूत संसाधनों की भारी कमी है। इसके अलावा देखो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी है, 13,113, जो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी निवास करती है, 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं यहाँ पर, है ना। भरमौर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है।
जो हिमाचल प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक कौन सा है, अपना भरमौर क्षेत्र, जिसके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। व्यावसायिक, कृषि और इससे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं जैसे भेड़ पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन आदि यहाँ की प्रमुख आर्थिक क्रियाएं हैं। तो ये अपना कंप्लीट हो गया भरमौर जनजातीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, भरमौर जनजातीय क्षेत्र। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण क्या रहे हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। अब इसके पिछड़ेपन का क्या क्या कारण रहा तो उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, भरमौर जनजातीय क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण। भरमौर जनजातीय क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण। तो देखो अब अपन चर्चा करेंगे भरमौर जनजाति जो क्षेत्र है उसके पिछड़ेपन के क्या क्या कारण थे, कि किस कारण से वो क्षेत्र पिछड़ा रह गया, है ना। तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु कठोर है। एक तो जलवायु कैसी है वहाँ की, कठोर है। इस वजह से भी वहाँ का क्षेत्र कैसा रह गया, पिछड़ा क्षेत्र रह गया। जलवायु कठोर होने का मतलब क्या है, वहाँ पर बहुत अत्यधिक मात्रा में, देखो सर्दी के दिनों में तो अत्यधिक मात्रा में बर्फ गिरती है, ठंड होती है, और गर्मियों के दिनों में भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस वजह से देखो ज़्यादातर यहाँ की जलवायु का कठोर होने का मुख्य कारण क्या है, बर्फीला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र। तो अपने को ये ध्यान रखना है कैसा क्षेत्र है ये, बर्फीला क्षेत्र। तो यहाँ की जलवायु कठोर है, कठोर होने का मतलब क्या है, बर्फीला क्षेत्र। अब देखो कोई भी फसल, पशुपालन करेंगे या फिर कृषि कार्य करेंगे तो देखो ज़्यादातर जो बर्फीला क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ये फसल उत्पादित, कुछ फसलें ऐसी है जो उत्पादित ही नहीं हो पाती हैं। तो ये इसके पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, कठोर जलवायु है। इसके अलावा आधारभूत संसाधन कम है। जो आधारभूत संसाधन है वो भी बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि जो भरमौर क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है। कौन से क्षेत्रों में स्थित है, पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है। अब पर्वतीय क्षेत्रों में होने की वजह से यहाँ पर आधारभूत संसाधन यानी कि जो सड़कें हैं, यातायात के साधन हैं, उनका विकास भी बहुत ही कम मात्रा में हुआ है। अब यातायात के साधनों का विकास कम मात्रा में हुआ है तो उसका आर्थिक विकास भी बहुत ही कम हो पाता है, क्योंकि कोई भी कार्य करते हैं, ये मान लीजिए कोई भी कृषि कार्य करेंगे या फिर कोई भी उत्पादन करेंगे वहाँ पे, तो उसको लाने ले जाने के लिए परिवहन का होना भी ज़रूरी है। अगर वहाँ पर जो आधारभूत संसाधन है वो है ही नहीं, वो उपलब्ध ही नहीं है, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है, तो वो इस वजह से भी पिछड़ेपन का प्रमुख कारण रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, आधारभूत संसाधन भी कम है, इस वजह से भी ये क्षेत्र पिछड़ा रह गया है। पर्यावरण विनाश है, पर्यावरण विनाश है, पर्यावरण विनाश है। यहाँ पर जो पर्यावरणीय क्षेत्र है वो भी कैसा है, उबड़ खाबड़ है, और पर्यावरण का भी विनाश हो रहा है। लोगों ने लगातार जो कृषि कार्य करने के लिए लगातार जंगलों को साफ कर रहे हैं, काट रहे हैं, इस वजह से ये पर्यावरण विनाश का क्षेत्र भी है। इस वजह से भी यहाँ पर जो पिछड़ेपन के कारण रहे हैं भरमौर क्षेत्र के, है ना। इसके अलावा गद्दी जनजाति ने भौगोलिक और आर्थिक अलगाव का अनुभव किया है। देखो भौगोलिक और आर्थिक अलगाव का अनुभव किया है। यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें देखो एक ही समूह, एक ही जनजाति टुकड़ों में कई जगह अलग अलग क्षेत्रों में रहती है। इस वजह से यहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र है और आर्थिक अलगाव भी यहाँ की जो जनजाति है उसने किया है। देखो भौगोलिक अलगाव करने से और आर्थिक अलगाव का जो अनुभव करने से यहाँ के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय रही है, बहुत ही खराब रही है ना। सामाजिक और आर्थिक विकास से वंचित रही है। यहाँ का ना तो सामाजिक विकास हो पाया है और ना ही आर्थिक विकास हो पाया है। मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है और वहाँ की जलवायु भी कठोर है, तो ना तो वहाँ का कौन सा विकास हो पाया है, सामाजिक विकास हो पाया है, और ना ही वहाँ का आर्थिक विकास हो पाया है, क्योंकि ना वहाँ पर देखो शिक्षा का भी अभाव है, संसाधनों का भी अभाव है। इस वजह से ना तो वहाँ सामाजिक विकास हुआ है और ना ही आर्थिक विकास हुआ है। इस वजह से भी ये क्षेत्र पिछड़ा रह गया है। देखो आर्थिक आधार पर मुख्य रूप से कृषि और इससे संबंध क्रियाएं, देखो, और यहाँ की जो जनजाति है वो कृषि और इससे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं जैसे भेड़ और बकरी पालन, ये कार्य करती है। अब मान लीजिए कोई भी क्षेत्र जितना प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहेगा, प्राथमिक क्रियाओं का मतलब कृषि और कृषि से संबंधित कार्यों में संलग्न रहेगा, तो वो भी पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर कृषि कार्य करते हैं, जो कृषि कार्य भी पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं हो पाता है। इस वजह से भी ये क्षेत्र पिछड़ा रह गया है। जो क्षेत्र जितना आर्थिक क्रियाओं में, प्राथमिक क्रियाओं में जितना संलग्न रहता है उतना ही वो पिछड़ा
होता जाता है, क्योंकि कृषि जो भारत की जो जलवायु है वो कठोर है। और इसके अलावा देखो जो भारत की जो जलवायु, कौन सी जलवायु, किसकी बात चल रही है, संपूर्ण भारत की बात चल रही, संपूर्ण भारत की बात नहीं चल रही है, ये अपनी बात चल रही है हिमाचल प्रदेश के जो भरमौर क्षेत्र है वहाँ की बात चल रही है। तो वहाँ की जलवायु कैसी है, कठोर जलवायु है, अनियमित मानसून है, इस वजह से कृषि कार्य भी पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाता है। इस वजह से ये पिछड़ेपन के कारण रहे हैं भरमौर क्षेत्र के। दोबारा देखिए, भरमौर जनजातीय क्षेत्र के जो पिछड़ेपन के कारण है उसमें सबसे पहला है जलवायु कठोर। देखो वहाँ की जलवायु कैसी है, कठोर जलवायु है। इसके अलावा आधारभूत संसाधन कम है, वहाँ पर आधारभूत संसाधन बिल्कुल नामात्र के हैं, इस वजह से भी ये क्षेत्र पिछड़ा रह गया है। इसके अलावा पर्यावरण विनाश है, पर्यावरण का लगातार वहाँ पर विनाश होता जा रहा है, इस वजह से भी ये पिछड़ापन का कारण रहा है। गद्दी जनजाति ने भौगोलिक और आर्थिक अलगाव का अनुभव किया है। जो गद्दी जनजाति है इसने भौगोलिक और आर्थिक आधार पर भी अलगाव महसूस किया है, और यहाँ का ना तो सामाजिक विकास हो पाया है और ना ही आर्थिक विकास हो पाया है, इस वजह से भी ये पिछड़ेपन का कारण रही है। आर्थिक आधार पर मुख्य रूप से यहाँ के जो लोग हैं वो कृषि और कृषि से संबंधित कार्य करते हैं। जो कोई भी देश या कोई भी क्षेत्र कृषि और कृषि से संबंधित कार्य करता है ना, तो वहाँ पर क्या है, कृषि में जो उत्पादकता है वो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती है, क्योंकि ना तो अपने पास सिंचाई के साधन उपलब्ध है और ना ही अपने पास तकनीकी उपलब्ध है, और सिंचाई के साधन और तकनीकी के बगैर अपन कृषि कार्य संपन्न नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ की जो जनजाति है वो तो कृषि कार्य करती थी या कृषि से संबंधित क्रियाएं जैसे भेड़ पालन, बकरी पालन आदि कार्य करती थी, इस वजह से भी ये क्षेत्र कैसा रह गया, पिछड़ा रह गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, समन्वित जनजातीय विकास परियोजना। समन्वित जनजातीय विकास परियोजना, ITDP, ITDP। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, समन्वित जनजातीय विकास परियोजना। देखो समन्वित जनजातीय विकास परियोजना, इस परियोजना को शॉर्ट रूप में ITDP भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ITDP। ITDP का मतलब क्या है, समन्वित जनजातीय विकास परियोजना। अब देखो ये समन्वित जनजातीय विकास परियोजना ITDP की शुरुआत क्यों की गई थी, क्योंकि जो भरमौर क्षेत्र था, हिमाचल प्रदेश का जो भरमौर क्षेत्र था वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, उसके विकास के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी, ITDP की। तो देखिए हेडिंग लगाइए, समन्वित जनजातीय विकास परियोजना ITDP। तो देखो भरमौर जनजाति क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, जो भरमौर जो जनजाति क्षेत्र था, भरमौर जनजातीय क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया, देखो इसमें विकास की प्रक्रिया कब शुरू हुई, 1970 के दशक से, 1970 के दशक में शुरू हुई। तो देखो आपसे पूछा जा सकता है कि भरमौर क्षेत्र में जो विकास की प्रक्रिया है वो कौन से दशक से शुरू हुई थी, तो 1970 के दशक से प्रारंभ हुई, जब 21 नवंबर 1975 को, 21 नवंबर 1975 में गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया था। तो अनुसूचित जनजातियों में गद्दी को कब शामिल किया गया था, गद्दी लोगों को कब शामिल किया गया था, 21 नवंबर 1975 में शामिल किया गया था, है ना। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना, 1974 के समय जब 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना प्रारंभ हुई, जनजातीय उपयोजना प्रारंभ हुई, है ना। इसके अलावा देखो भरमौर को हिमाचल प्रदेश में, देखो भरमौर को, कौन से क्षेत्र को, भरमौर को जो हिमाचल प्रदेश में 5 में से एक समन्वित जनजातीय विकास परियोजना ITDP का दर्जा मिला। देखो जो भरमौर क्षेत्र है वो हिमाचल प्रदेश में जो 5 क्षेत्र थे, 5 पिछड़े हुए क्षेत्र थे, उनमें से एक कौन सा क्षेत्र है, भरमौर, जिसको ITDP का दर्जा मिला हुआ है। अर्थात ITDP का मतलब क्या होता है, समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का दर्जा मिला हुआ है। तो देखो वापस देखिए, समन्वित जनजातीय विकास परियोजना ITDP भरमौर जनजातीय क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया 1970 में प्रारंभ हुई थी, है ना, जब 21 नवंबर 1975 में गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया था। तो गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल कब किया गया था, 21 नवंबर 1975 में, है ना। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना प्रारंभ हुई, और जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत जनजातीय उपयोजना
शुरू हुई। कौन सी? ITDP। भरमौर क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में 5 में से एक समन्वित जनजातीय विकास परियोजना ITDP का दर्जा मिला हुआ है। जो 5 क्षेत्र पिछड़े हुए क्षेत्र थे, हिमाचल प्रदेश के जो 5 पिछड़े हुए क्षेत्र थे, उनमें से एक कौन सा क्षेत्र था? भरमौर, जिसको ITDP का दर्जा प्राप्त था। ITDP का मतलब समन्वित जनजातीय विकास परियोजना का दर्जा प्राप्त था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए योजना का उद्देश्य। जो समन्वित जनजातीय विकास परियोजना है ITDP, इसका उद्देश्य। तो लिखिए योजना का उद्देश्य, अर्थात ITDP के उद्देश्य। देखो, समन्वित जनजातीय विकास परियोजना के उद्देश्य, इसके क्या क्या उद्देश्य थे? तो देखो, नंबर एक गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना। पहला इसका प्रमुख और वेरी इंपॉर्टेंट उद्देश्य था कि जो गद्दी जनजाति थी उसके जीवन स्तर में, किसमें? जीवन स्तर में सुधार करना। देखो, प्रमुख उद्देश्य क्या था? गद्दी जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच। देखो, और दूसरा प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के जो अन्य भाग थे, अन्य भागों के बीच में विकास के स्तर में अंतर को कम करना। देखो, भरमौर जो क्षेत्र था वो तो काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, और हिमाचल प्रदेश के जो अन्य क्षेत्र थे वो काफी विकसित क्षेत्र थे। जो पिछड़े हुए क्षेत्र और विकसित क्षेत्र में जो काफी अंतर था उसको क्या करना? कम करना, अर्थात जो भरमौर क्षेत्र था उसका विकास करना, ताकि वो अंतर कम हो सके, है ना। दूसरा प्रमुख उद्देश्य ये हो गया। तीसरा प्रमुख उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत परिवहन तथा संचार। देखो, परिवहन का विकास करना, संचार का विकास करना, कृषि और इससे संबंधित क्रियाएं हैं, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना। तीसरा प्रमुख उद्देश्य क्या था? परिवहन का विकास करना, संचार सुविधाओं का विकास करना, कृषि और इससे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं उसका विकास करना, ताकि यहाँ का सामाजिक और सामुदायिक विकास हो सके। तो इसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। नंबर 1 पर देखो, गद्दी जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार करना। दूसरा, भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के जो अन्य भागों के बीच में जो विकास के स्तर में जो अंतर है को कम करना, उस अंतर को कम करना, क्योंकि जो भरमौर क्षेत्र था वो तो काफी पिछड़ा हुआ था और जो हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्र थे काफी विकसित थे। तो इसके बीच में जो ये अंतर था इसको क्या करना? कम करना, अर्थात भरमौर क्षेत्र का विकास करना, इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य था। तीसरा, परिवहन का विकास करना, संचार का विकास करना, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं का विकास करना, ताकि भरमौर क्षेत्र का सामाजिक और सामुदायिक विकास हो सके। तो ये इसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो देखो, भरमौर क्षेत्र का विकास, संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे भरमौर क्षेत्र का विकास। अब देखो, भरमौर जो क्षेत्र था उसका विकास कैसे कैसे हुआ उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो भरमौर क्षेत्र का विकास, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, भरमौर क्षेत्र का विकास। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, भरमौर क्षेत्र का विकास। देखो, भरमौर क्षेत्र जो काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था उसका विकास किस प्रकार हुआ उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, हेडिंग लगाइए, भरमौर क्षेत्र का विकास। देखो, सबसे पहले गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था, जीवन निर्वाह। गद्दियों की जो परंपरागत अर्थव्यवस्था या जीवन निर्वाह कृषि व पशुचारण पर आधारित थी। देखिए, जो गद्दियों की जो परंपरागत जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर निर्भर थी? कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी, है ना। जिसमें खाद्यान्नों और पशुओं, जिसमें क्या किया जाता था? खाद्यान्नों और पशुओं के उत्पादन पर बल दिया जाता था। जो देखो, गद्दियों की जो परंपरागत जो अर्थव्यवस्था थी वो जीवन निर्वाह कृषि और पशुपालन था, जिसमें खाद्यान्नों और पशुओं के उत्पादन पर बल दिया जाता था। लेकिन परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम दिन
देखो 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों, 20वीं शताब्दी के जो अंतिम 3 दशकों, दशकों का मतलब 10 वर्ष है ना, 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों के दौरान भरमौर क्षेत्र में दालों और भरमौर क्षेत्र में दालों और अन्य नगदी फसलों की खेती में बढ़ोतरी हुई ताकि उससे व्यापार किया जा सके और अपने को आमदनी प्राप्त हो सके। नकदी फसलों का उत्पादन किस लिए किया जाता था? व्यापारिक की दृष्टि से, व्यापार करने की दृष्टि से नकदी फसलों का उत्पादन होने लगा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, है ना। तो दालों का और नकदी फसलों का उत्पादन होने लगा जिससे वहाँ की आमदनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना लागू होने से, जो जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना लागू होने से देखो क्या क्या हुआ, साक्षरता दर में वृद्धि हुई। क्या क्या हुआ? साक्षरता दर में वृद्धि हो गई इसके लागू होते ही। लिंगानुपात में सुधार, लिंगानुपात में क्या हो गया? सुधार हो गया। इसके अलावा बाल विवाह में कमी आई क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित हो गए, क्योंकि साक्षरता दर में जैसे ही वृद्धि हुई तो बाल विवाह में कमी आ गई, अर्थात छोटे बच्चों की शादी करना बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि वो समझने लग गए, है ना। तो देखो जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना के लागू होने से साक्षरता दर में वृद्धि हुई। इसके अलावा बाल विवाह में कमी आई। बाल विवाह में क्या आई? कमी आई। इस क्षेत्र में जनजातीय उपयोजना लागू होने से देखो विद्यालयों का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? विद्यालयों का विकास हुआ। जन स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ, पेयजल का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचनाओं का विकास हुआ आदि। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन? भरमौर क्षेत्र का विकास किस प्रकार हुआ? तो भरमौर क्षेत्र का विकास हुआ था जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना के लागू होने से। जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना के लागू होने से इसका विकास हो पाया था। किसका? भरमौर क्षेत्र का, जहाँ पर जो पहले खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता था उनके स्थान पर नगदी फसलों का उत्पादन किया जाने लगा ताकि उनका व्यापार कर सकें और अपने पास आमदनी आ सके, है ना। इसके लिए देखो जो जीवन निर्वाह कृषि जो खाद्यान्न के रूप में उगाई जाती थी उसके स्थान पर नगदी फसलों का उत्पादन होने लगा। और जैसे ही जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना लागू हुई तो साक्षरता दर में वृद्धि हुई। इसके अलावा लिंगानुपात में सुधार हुआ और बाल विवाह में कमी आई आदि कार्य इसके माध्यम से किए गए। तो ये था अपना भरमौर क्षेत्र का विकास। तो भरमौर क्षेत्र का विकास जो जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना लागू होने के पश्चात किस प्रकार हुआ उसके बारे में अपन ने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन चलेंगे आगे। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए सतत पोषणीय विकास। देखो अब अपन चर्चा करेंगे सतत पोषणीय विकास के बारे में। देखो सतत पोषणीय विकास वह विकास होता है जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाए। संसाधनों का अपने को इस प्रकार प्रयोग करना पड़ता है कि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहें। जैसे मान लीजिए प्रकृति ने हमें पेड़ दिए हैं, तो पेड़ की अपन टहनियों को देखो, पेड़ की अपन टहनियों का उपयोग करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं और भविष्य के लिए पेड़ भी बचा सकते हैं, जिससे ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन बचा रहे। लेकिन आजकल इतना सोचता कौन है? अपन तो अपना काम बन जाए, बाकी सब, है ना, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, वो सिस्टम है ना। तो सतत पोषणीय विकास ये कहता है कि संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करो कि वर्तमान का भी काम हो जाए और भविष्य के लिए भी संसाधन बचे रहें ताकि आने वाली पीढ़ी का भी समृद्ध विकास हो सके। तो देखो हेडिंग लगाइए सतत पोषणीय विकास। देखो विश्व पर्यावरण और विकास आयोग, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WECD के अनुसार जो सतत पोषणीय विकास की जो परिभाषा है वो क्या है? संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग। किसका? संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग। किस प्रकार प्रयोग? संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए कि वर्तमान आवश्यकताओं, देखो कौन सी आवश्यकताओं? वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और भविष्य के लिए संसाधन बचे रहें। यही सतत पोषणीय विकास की परिभाषा है। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। ये प्रश्न आ सकता है
आपसे पूछा जा सकता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो सतत पोषणीय विकास वह विकास होता है जिसमें व्यक्ति को संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वर्तमान का भी काम हो जाए और भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचे रहें। यही सतत पोषणीय विकास की सार्थक परिभाषा है। यही सतत पोषणीय विकास की सार्थक परिभाषा है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। इसी प्रकार अपन जोश और जुनून के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक एक बिंदु का गहनता से अध्ययन करेंगे। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, जिसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है। ये राजस्थान की सबसे लंबी नहर परियोजना है, जिसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अध्याय 9 का लास्ट और अंतिम ये अपना टॉपिक है। उसके बाद अध्याय 10 की ओर चलेंगे। तो देखो हेडिंग लगाइए इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। देखो पहले इसका नाम क्या था? राजस्थान नहर। पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी नहर का अन्य नाम क्या है? तो वो क्या है? राजस्थान नहर, है ना। अपना आंसर होना चाहिए राजस्थान नहर। ये भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है। ये भारत की, देखो ये राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है। सबसे लंबी नहर परियोजना है। तो आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान की सबसे लंबी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ये भी पूछा जा सकता है। देखो 1948 में, सबसे पहले 1948 में कंवर सेन द्वारा संकल्पित, सबसे पहले 1948 में कंवर सेन द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुई। तो ये देखो सबसे पहले किसके द्वारा संकल्पित है? ये कंवर सेन द्वारा 1948 में। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? 31 मार्च 1958 को। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है ना, इसकी शुरुआत 31 मार्च 1958 को हुई। ये नहर व्यास और सतलुज नदी, देखो ये नहर व्यास और सतलुज नदी, दो नदियां हैं, व्यास और सतलुज नदी। ये नहर व्यास और सतलुज नदी के संगम पर, देखो व्यास और सतलुज नदी के जो संगम पर जो हरिके बैराज बांध, कौन सा बांध? हरिके बैराज बांध, जो पंजाब में है, वहां से निकलती है। तो देखो यह नहर, आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर कौन सी दो नदियों के संगम से निकलती है? तो अपना आंसर होना चाहिए व्यास और सतलुज नदी के संगम पर। देखो यह नहर व्यास और सतलुज नदियों के संगम पर, संगम का मतलब मिलन स्थल, संगम का मतलब क्या होता है? मिलन स्थल, मिलन स्थल, मिलन स्थल, जहां पर ये दो नदियां आकर मिलती है उसके मिलन स्थल, संगम पर हरिके बैराज बांध। कौन सा बांध? हरिके बैराज बांध। अब ये हरिके बैराज बांध का है? पंजाब से निकलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी दो नदियों के संगम से निकलती है? तो व्यास और सतलुज नदी पर, नदियों के संगम से निकलती है। और कहां पर निकलती है? हरिके बैराज बांध से, पंजाब राज्य में। हरिके बैराज बांध पंजाब राज्य से इसका उद्गम होता है। देखो ये राजस्थान के थार मरुस्थल, देखो राजस्थान का थार मरुस्थल, ये राजस्थान के थार मरुस्थल और पाकिस्तान सीमा, राजस्थान के थार मरुस्थल और पाकिस्तानी सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर औसत दूरी पर बहती है। देखो ये थार मरुस्थल और पाकिस्तान की जो सीमा है उसकी 40 किलोमीटर औसत दूरी के समानांतर बहती है ये, है ना। यह नहर, इस नहर की कुल लंबाई, कुल नियोजित लंबाई कितनी है? 9060 किलोमीटर। तो ये आपसे पूछी जा सकती है कि इंदिरा गांधी नहर की जो नियोजित लंबाई है या इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 9060 किलोमीटर। कितनी है? 9060 किलोमीटर। इसी प्रकार अपन एक एक बिंदु का गहनता से अध्ययन करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी में कुछ बिंदु और रह जाते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, है ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अपन नेक्स्ट आगे इसी के अंतर्गत चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र की ओर। तो देखो यह 19.63 लाख हेक्टेयर
19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र, कृषि योग्य कमान क्षेत्र में कौन सी सुविधा उपलब्ध कराता है? सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी, सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। देखो इंदिरा गांधी जो नहर कमान क्षेत्र है वो कितने लाख हेक्टेयर में? 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी, इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस नहर का निर्माण 2 चरणों में पूरा किया गया। इस नहर का निर्माण कितने चरणों में पूरा किया गया? 2 चरणों में पूरा किया गया। अब देखो चरण फर्स्ट कमान क्षेत्र, देखो चरण फर्स्ट के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रों में ये क्रियान्वित हुई? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके अलावा बीकानेर जिले, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले में चरण फर्स्ट में ये क्रियान्वित हुई, है ना। इस चरण के कमान क्षेत्र का भूतल थोड़ा उबड़ खाबड़ था। देखो इस कमान क्षेत्र का, चरण फर्स्ट के कमान क्षेत्र का जो धरातल था या भूतल था वो थोड़ा उबड़ खाबड़ था, अर्थात ऊंचा नीचा था। इसका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टेयर। देखो आपसे पूछा जा सकता है कि चरण फर्स्ट में जो कृषि योग्य कमान क्षेत्र था वो कितना था? 5.53 लाख हेक्टेयर था। अब देखो इस कमान क्षेत्र में सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। जो चरण फर्स्ट था उसमें जो सिंचाई की शुरुआत कब हुई? 1960 के दशक में प्रारंभ हुई। चरण सेकंड, देखो चरण सेकंड के अंतर्गत जो कमान क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर व जोधपुर, नागौर और चूरू जिले शामिल है। देखो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू जिले शामिल है जहां पर ये क्रियान्वित हुई चरण सेकंड के अंतर्गत। तो आपसे पूछा जा सकता है चरण फर्स्ट के अंतर्गत कमान क्षेत्र कौन कौन से जिले हैं? तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। और चरण सेकंड के अंतर्गत जो कमान क्षेत्र हैं वो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू प्रमुख जिले हैं जहां पर यह सिंचाई सुविधा फलीभूत हुई। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र फलीभूत हुआ। इसका कृषि योग्य कमान क्षेत्र देखो 14.10 लाख हेक्टेयर। देखो चरण फर्स्ट के अंतर्गत तो ये 5.53 लाख हेक्टेयर था, लेकिन चरण सेकंड के अंतर्गत इसमें विस्तार किया गया और 14.10 लाख हेक्टेयर में इस नहर परियोजना का विकास किया गया। तो ये अपनी कंप्लीट हो गई इंदिरा गांधी नहर परियोजना कमान क्षेत्र। अब इसके कुछ लाभ हैं तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं इसके लाभों की ओर। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के लाभ। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के लाभ। तो देखो अब अपन देखते हैं इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के लाभ, क्या क्या लाभ हुए हैं, है ना। राजस्थान में इनके क्या लाभ थे और भारत में इनके क्या लाभ थे, अर्थात इनके लाभ क्या क्या हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का जो प्रमुख लाभ है वनों का विकास हुआ। वनों का विकास हुआ। जब हमारे पास जल उपलब्ध हो गया तो सीधी सी बात है ऑटोमेटिक ही वनों का विकास तो होगा। अब वनों का विकास हो गया, इसके साथ चारागाहों का विकास। चारागाहों का विकास, क्योंकि जल से अपन वनों का भी उत्पादन कर सकते हैं, चारागाहों का भी विकास कर सकते हैं। तो देखो वनों का विकास हुआ, चारागाहों का विकास हुआ। मृदा अपरदन में कमी आई। जो लगातार जो मृदा का अपरदन हो रहा था, क्योंकि जो सूखी मिट्टी थी, पेड़ पौधे नहीं थे, इस वजह से उसका कटाव ज़्यादा होता था, है ना। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का विस्तार हुआ तो उससे वनों का विकास हुआ, चारागाहों का विकास हुआ। अब इन दोनों के विकास से जो मृदा अपरदन थी, जो मृदा का कटाव होता था, उसमें कमी आ गई ऑटोमेटिक ही। मरुस्थलीकरण पर रोक लगी। देखो मरुस्थलीकरण, लगातार जो मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा था भारत में, उस पर रोक लगी क्योंकि चारागाहों का विकास हो गया। अब मिट्टी का कटाव बंद हो गया तो मरुस्थलीकरण पर रोक लग गई। कृषि और पशुपालन उत्पादकता में वृद्धि हुई। देखो लोग पहले कृषि कम मात्रा में जीवों को उपार्जन के लिए ही करते थे, लेकिन अब बेचने के लिए भी करने लग गए। तो कृषि और पशुपालन के उत्पादकता में वृद्धि हुई। पहला जितना उत्पादन करते थे उससे भी ज़्यादा उत्पादन करने लग गए लोग, क्योंकि सिंचाई के माध्यम से सब कुछ संभव हो सकता है ना। यहाँ की पारंपरिक फसलों, जैसे यहाँ की जो पारंपरिक फसलें थी, चना, बाजरा, ग्वार का स्थान गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया। देखो यहाँ की जो पारंपरिक फसलें थी वो तो कम जल वाली फसलें थी, जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, ग्वार हो गया। तो ये तो कम जल वाली फसल थी जब जल की मात्रा उपलब्धि नहीं थी। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र का विस्तार हुआ, इंदिरा गांधी नहर का विकास हुआ, वैसे ही इन फसलों की जगह यहाँ के लोग
गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। हानि, देखो अब इसकी एक मुख्य हानि है, वो क्या है? संघन सिंचाई। देखो संघन सिंचाई और जल के अत्यधिक प्रयोग, संघन सिंचाई और जल के अत्यधिक प्रयोग से जल भराव और मृदा लवणता की दोहरी समस्या। एक तो जल भराव होने लग गया, क्योंकि जब मृदा लवणीय हो जाती है तो जल धरती के अंदर नहीं सोख पाती है, इस वजह से वहां पर जल भर जाता है और जल भराव के कारण मिट्टी दलदली हो जाती है, अनुपजाऊपन हो जाता है और वहां पर जो लवण की मात्रा है वो धरती के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से वो कृषि अयोग्य भूमि हो जाती है। तो देखो संघन सिंचाई और जल के अत्यधिक प्रयोग से जल भराव की समस्या हो गई और मृदा में लवणता उत्पन्न हो गई। तो ये प्रमुख यहाँ की समस्या रही इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र की। तो ये अपना अध्याय 9 कंप्लीट हो गया है। अपन नेक्स्ट क्लास में अध्याय 10 की ओर चलेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। क्लास पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों के पास शेयर करना, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट लिखना कि आपको क्लास कितनी पसंद आई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।